चलिए अब हम लोग इसका अगला एक्सरसाइज 1.3 करना चाहते हैं। आप अपना पेन पेपर निकालिए और तैयार हो जाइए। हम लोग आज समझेंगे 1.3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.3 देखिए, इसमें हमको 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रहता है और वो उसी 3 टाइप के क्वेश्चन में से आता है। पहला टाइप की 1 टर्म दिया जाएगा अपरिमेय प्रूफ करने के लिए। जैसे दे दिया जाए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सीधे किसी जैसा कि क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, इसके आधार पर आपको √5, √2, √3, √7, √11 कोई भी माने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या रूट के अंदर दिया गया रहेगा और इसको कहेंगे कि अपरिमेय संख्या होगा ऐसा। दूसरा देता है 2 टर्म, जिसमें एक टर्म आपका परिमेय संख्या रहेगा और उसके साथ दूसरा टर्म परिमेय संख्या। जैसे दे दिया जाए 3 + √5 या 2 - √7, कुछ भी 3 √5 या 5/√3 या √3/5 ऐसा कर मैंने 2 टर्म में रहेगा। 2 घटा गुना भाग कोई भी रिलेशन में रहेगा। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। एक टर्म में रहेगा जिसमें कोई ना कोई अभाज्य संख्या दिया जाएगा। और तीसरा जो टाइप हुआ उसमें आपको दोनों ही टर्म √5 + √3 दोनों ही टर्म रूट वाला यानी दोनों अपर। तो जब दोनों रहेगा तब क्या करेंगे, जब माने दोनों अपरिमेय हो या एक परिमेय और एक अपरिमेय हो या एक टर्म में। इस 3 टाइप के सवाल में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक टर्म वाला शुरू करते हैं, समझते हैं इसको क्या करना है। तो √5 को हम कैसे अपरिमेय संख्या प्रूफ करें, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स लिखने होते हैं, कुछ लैंग्वेज लिखना होता है, उसको ध्यान से समझना। जैसे हमको क्वेश्चन देगा कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है यह सिद्ध। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √5 जो भी दिया रहेगा संख्या वही एक परिमेय संख्या है। तो जब यह हम परिमेय संख्या मानेंगे तो यह P/Q के रूप में होगा, परिभाषा से हम जानते हैं। तो इसलिए √5 = P/Q, जहां P और Q क्या होगा। यहां से देखिए एक चीज ध्यान देना है कि जहां क्या लिखेंगे P तथा Q कोई पूर्णांक, कोई भी इंटीजर पूर्णांक है। और यह भी ध्यान देना है कि लिखना होगा कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, या यह लिखना होगा कि P और Q को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या है, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या का युग्म है और Q 0 इतना जरूर लिखना होगा। यही हमारा कंट्राडिक्शन उत्पन्न करता है, समझे। इसलिए इसमें से नहीं छूटना चाहिए। यहाँ 2 तरह से लिखा जाता है कि P और Q पूर्णांक है
जहां P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 8 के अतिरिक्त नहीं। यह लिख दीजिए या लिखिए कि P तथा Q सहभाज्य संख्या का युग्म है, मतलब वह कटने वाला नहीं और Q 0 नहीं होना चाहिए। ये तो किसी भी परिमेय संख्या के लिए है। चलिए अब हम इसका दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर 5 हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो पी स्क्वायर इक्वल 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ प्लस में तो कुछ नहीं आया, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर से अगर भाग दिए तो 5 आया, मतलब पूरा पूरा कट गया यानी 5 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड। इसलिए 5 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। पी स्क्वायर का गुणनखंड, तो जब गुणनखंड हुआ पी स्क्वायर का तो यह पी का भी गुणनखंड। यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर का गुणनखंड है तो वह पी का माने उस संख्या का भी गुणनखंड होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 6 का जो गुणनखंड है वही 6 के स्क्वायर के गुणनखंड है। 6 का गुणनखंड 2 3 है, 6 के स्क्वायर का गुणनखंड में 2 3। तब इसलिए 5 पी का भी एक गुणनखंड है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 आगे से बढ़। अब जब यह गुणनखंड है तो अगर हम 5 से p में भाग दें तो भागफल कुछ आएगा और शेषफल 0 आएगा। इसलिए माना कि यहाँ लिखिए, माना कि p में 5 से भाग देने पर भागफल m तथा शेषफल कुछ नहीं आएगा, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, यह भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। तो p बराबर 5m प्लस 0 नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो p स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वेशन 1 में p स्क्वायर क्या आया है, 5q स्क्वायर। इसलिए हम इसको p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर कहाँ से लिखे, समीकरण 1। ठीक है, 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, तो इसलिए q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। अब यहाँ क्या मिला हमको कि 5q स्क्वायर का गुणनखंड, इसलिए 5q स्क्वायर का एक गुणनखंड है। इसलिए 5q का भी गुणनखंड होगा। यह इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3। देखिए यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए
आप इक्वेशन 2 में क्या लिखे और 3 में क्या लिखे, इसका जरूरत पड़ेगा, इतना हम छोड़ के निकालें। क्या देखें, इक्वेशन 2 में हमने लिखा कि 5p का गुणनखंड है, यहाँ 5q का, तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से क्या मिलेगा, 5p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, जबकि हम माने थे कि p और q का कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं यह जो तथ्य है, यह तथ्य दिए गए तथ्यों का विरोध करता है। इस तथ्य का माने थे कि 5p और q माने p और q का कोई गुणनखंड नहीं है, यहाँ आ गया कि 5p और q का गुणनखंड है, यह बात यहाँ उल्टा हो जा रहा है, इसलिए हमारी मान्यता गलत, तथ्य का विरोध करता है। अतः हमारी मान्यता, कौन सी मान्यता, कि √5 परिमेय संख्या है, यह बात गलत साबित, ठीक है। इसलिए क्या मिला, जब यहाँ मिल गया कि √5 परिमेय संख्या, यह बात गलत है, इसका मतलब क्या हुआ कि √5 परिमेय संख्या नहीं है, यानी √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात प्रूफ हुआ यहाँ पर। अब देखिए, इसी तरह से आपको जो भी दे, √2, √3, √5, √7, √11, कुछ भी दे, इसी में से देगा, कुछ भी दे, हम इसी तरह से केवल 5 की जगह पर संख्या बदल देंगे, बाकी सब वही। तो एक तरह का मेरा हो गया कि अगर एक टर्म में दिया जाए तब